अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई के सर पर लटकती हुई तलवार का अब फैसला आने वाला है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने फैसले के लिए केस फाइल मंगवा ली है। और अब इस जो फाइल है इसके मुताले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे और मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये बताते हैं कि जनाब जुलाई के तीसरे हफ्ते में, यानी अगले महीने के तीसरे हफ्ते में, यानी 17 से बाद की या 17 जुलाई के इर्द गिर्द किसी भी तारीख पर जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला जनाब अब सामने आने वाला है। और अगर ये फैसला 17 जुलाई से पहले आ गया तो फिर पीटीआई के लिए तो एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रही है, क्योंकि अगर ये फैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ आया तो पीटीआई के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। और यही वजह है कि पीटीआई को भी अपने सर पर लटकती हुई इस तलवार का अब शिद्दत के साथ एहसास हो रहा है और उनको पता है कि ये तलवार अगर गिरी तो बतौर जमात पीटीआई का सर कलम हो जाएगा। और यही वजह है कि फवाद चौधरी साहब जो पीटीआई के एक सीनियर लीडर हैं, उन्होंने इस सिमत में इशारा किया। जब उनसे पूछा गया कि जनाब फॉरेन फंडिंग केस दा सुनाओ की हाल चाल है, तो उनका जवाब ये था उस पर कि जनाब आप इसके फैसले को जितना सख्त समझ सकते हैं कि हमारे खिलाफ आएगा, समझें कि यह फैसला उतना ही सख्त होगा और उतना ही हमारे खिलाफ होगा। यानी उनको भी इस बात का यकीन है कि हमारे केस के अंदर जो सज़ा है वो हमें यकीनी तौर पर मिलेगी। और अब फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करना है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सी सज़ा देनी है, पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में मज़ीद क्या हो सकता है और पीटीआई को इस बात का खदशा क्यों है कि सर उसी का कलम होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल किया लाहौर का दौरा और 4 हलकों के अंदर उन्होंने तूफ़ानी तौर पर खिताबात भी किए और ख़िताब करके फौरी तौर पर वापस बनी गाला भी रवाना हो गए। और इन खिताबात का बुनियादी जो जिसम कह सकते हैं मतमय नज़र था वो ये था कि जनाब ये मुनहरफ अराकीन को हमने किसी भी सूरत जीतने ही नहीं देना। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि भाई ये तमाम लोग जो मुनहरफ हो गए थे, जो लोटे थे, जिन्होंने ज़मीर बेचे, जिनकी वजह से हम पंजाब में कम से कम इक़्तिदार से महरूम हुए हैं, इन लोगों का तो नातका बंद कर देना चाहिए। इन लोगों को कम से कम पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए और इन लोगों के ख़िलाफ़ आपको तमाम लोगों को भरपूर तरीके से मुहिम चलानी चाहिए, घर घर जाना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और इस इलेक्शन पर मुकम्मल तौर पर पहरा देना चाहिए ताकि किसी को भी किसी भी हवाले से कोई बदनज़मी का मौका ना मिल सके, कोई इंजीनियरिंग का मौका ना मिल सके, किसी किस्म की धांधली का मौका ना मिल सके। तो सबको ही बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि सबको बहुत ज़्यादा चार्ज रहना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जनाब कम से कम लाहौर वालों से तो मुझे खासी उम्मीद है कि लाहौर वाले ये जो ज़मीर बेचने वाले हैं इनसे सख्त किस्म का बदला लेंगे और लोटों को शिकस्त फाश देंगे। और उनका ये भी कहना था कि जनाब लोटों ने ज़मीर बेच कर अवाम की तौहीन की है और पुलिस से लोगों को डराया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है और मुल्ज़म हमज़ा और उसके वालिद चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को शिकस्त देनी है। और हमने बैरूनी साजिश का मुकाबला इसी तरीके से करना है कि बैरूनी साजिश के तमाम आलाकारों को हमने सज़ा देनी है। अब इमरान खान साहब जो जिस बात का इजहार कर रहे हैं अब वो यकीनी तौर पर उनकी ख्वाहिश भी है और ऐसा होना भी चाहिए। वो तमाम लोग जिन्होंने वाक़तन पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ा और पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बाद उन्होंने वफादारियां तब्दील की, मेरी ज़ाती राय है कि इसका उनको हिसाब देना चाहिए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। हाँ, वो तमाम लोग जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों को शिकस्त दी थी, उनका केस ज़रा सा मुख्तलिफ होना चाहिए और उसको मुख्तलिफ अंदाज में देखना चाहिए। अब इमरान खान साहब अपनी तकरीर के अंदर इस बात को तो बरमला इजहार करते हैं कि जनाब हमें गैर मुल्की साजिश के ज़रिए हटाया गया और उनके इक़्तिदार से हटाने के लिए एक और दावेदार सामने आ गया है जिसका ये कहना है कि इमरान खान साहब को किसी और साजिश गैर मुल्की ने कुछ साजिश करके नहीं हटाया, बल्कि ये खाकसार था जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश की है और इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा है। अगर किसी को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए तो वो सिर्फ मैं हूँ और ये शख्सियत और कोई नहीं है, ये है मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने एक सेमिनार से खिताब करते हुए इस बात का क्रेडिट लिया है भरपूर
طریقے سے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو میں نے گھر بھجوایا ہے, جو کرنا ہے کر لو, اور میں عمران خان صاحب کو گھر بھجوانے کا مکمل طور پر کریڈٹ لوں گا. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت غیر ملکی سازش سے نہیں بنی, بلکہ یہ اندرونی طور پر بنائی گئی تھی, اور اگر کمیشن بننا ہے جس کا عمران خان صاحب بار بار مطالبہ کر رہے ہیں غیر ملکی سازش پر, وہ جو سائفر کا انہوں نے لکھا بھی ہے صدر صاحب کو, پھر صدر صاحب نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو, پھر قاسم سوری صاحب نے بھی ایک لیٹر بھجوایا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. انہوں نے کہا کہ اگر کمیشن بنانا ہے تو کمیشن اس بات پر بننا چاہیے کہ عمران خان کو اقتدار میں کون لے کے آیا اور کیسے لے کے آیا. اب یہ بات یہاں پر بھی ایک اور چیز ہے جو کل سے میں نے دیکھی ہے, بڑی دلچسپ چیز ہے. آپ نے نام سنا ہوگا میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب کا, جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں, اور وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا, اور 126 دن وہاں پر وہ مقیم رہے تھے, اور وہاں پر ان کی مکمل طور پر سہولت کاری کی گئی تھی. یہ سہولت کاری کا لفظ میں اس وجہ سے استعمال کرتا ہوں, بار بار میں کئی مرتبہ اس بات کا اظہار بھی کر چکا ہوں کہ جس وقت عمران خان صاحب لاہور سے اپنا لانگ مارچ لے کر پہنچے تھے اسلام آباد, میں ان دنوں میں اسلام آباد میں ہی اپوائنٹڈ تھا اور وہاں پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا. ایک قومی روزنامہ جہان پاکستان, اس کے ساتھ میں وابستہ تھا, اور ہمارا آفس جو ہے وہ اس ڈی چوک کے بہت ہی زیادہ قریب تھا, یہ آپ سمجھیں کہ واکنگ ڈسٹینس پر تھا. لہٰذا عمران خان صاحب کا 126 دن کا دھرنا کا میں خود عینی شاہد ہوں, اور میں اس بات کا بھی عینی شاہد ہوں کہ کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ وہاں پر کیا جاتا رہا. اب ظہیر الاسلام عباسی صاحب کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہ شجاع پاشا صاحب کے بعد وہ دوسری شخصیت تھے جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کے اوپر بہت زیادہ کام کیا, اور پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا, بہت زیادہ لوگوں کو توڑا, بہت سارے لوگوں کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑا. عمران خان کو بطور ایک پارٹی منظم کرنے میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا, اور یہ وہی شخصیت ہے جن کی ایک آڈیو کال کو ریکارڈ کیا گیا تھا, اور نواز شریف صاحب نے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رحیل شریف صاحب کو وہ جو ٹیپ تھی وہ سنوائی بھی تھی, جو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ ظہیر الاسلام عباسی صاحب کی تھی, اور اس حوالے سے انکشاف کیا تھا خود مشاہد اللہ خان مرحوم نے بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں, جس کے اوپر پھر ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی اور پھر ان کو وزارت سے ہٹا بھی دیا گیا تھا. اس کے بعد ظہیر الاسلام عباسی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملی تھی بلکہ ان کو خدا حافظ کر دیا گیا تھا, اور جنرل رحیل شریف صاحب نے اس بات کا بہت زیادہ برا منایا تھا. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ اتنی لمبی تمہید میں اس حوالے سے کیوں بنا رہا ہوں. یہ کچھ تصویریں ہیں جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ راولپنڈی کی ایک تقریب ہے جس کو ہوسٹ کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام صاحب, اور یہ تحریک انصاف کی باضابطہ طور پر انہوں نے جوائننگ کا بھی اعلان کیا ہے, اور باضابطہ طور پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے دن رات کام کرنے کا بھی اعلان کیا. پہلے یونیفارم میں کرتے تھے, اب وداؤٹ یونیفارم انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے, اور باضابطہ طور پر اپنی رہائش گاہ پر کارنر میٹنگ بھی کی ہے اس ضمنی الیکشن کے لیے جو منحرف اراکین کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے 17 جولائی کو. لہٰذا وہ تمام کردار جو عمران خان صاحب یعنی پروجیکٹ عمران خان صاحب سے کسی نہ کسی طور پر وابستہ رہے ہیں, وہ اب ایک ایک کر کے بڑے کھل کے سامنے آ رہے ہیں, اور اب کوئی چہرہ چھپا نہیں رہے گا, سارے چیزیں سامنے آئیں گی. اور یہ تاریخ کا جبر بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے کہ تاریخ کے اندر کوئی چیز کو اب چھپا نہیں سکتے. ہر ایک فیکٹ نے منظر عام پر آنا ہے, اور ہر ایک فیسیلیٹیٹر نے بھی منظر عام پر آنا ہی ہوتا ہے, اور وہ آ کے رہتا ہے. اب یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ایک ثبوت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. اب مولانا فضل الرحمان بھی اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جناب میں نے عمران خان کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو ناکام کرنے کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے, اور میں نے ہی پروجیکٹ عمران خان کو نہ صرف ناکام بنایا ہے بلکہ اس کو گھر بھیجا ہے. اب اسی پروجیکٹ عمران خان کا ایک اور فریق بھی ہے, اور وہ بھی بڑا دلچسپ فریق ہے, وہ ہے شیخ رشید احمد صاحب. شیخ رشید احمد صاحب کے اب تو عمران خان صاحب کے میرے خیال ہے دل کے دروازے اور گھر کے دروازے دونوں ہو چکے ہوئے ہیں بند, اور اس کی وجہ سے شیخ رشید احمد صاحب اس وقت بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہیں, اور اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے لگا لیا ایک مکھن فیکٹری. مکھن فیکٹری کا مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی کہ انہوں نے مکھن فیکٹری لگا لی ہے, لیکن عمران خان صاحب
साहब की नज़रों में दोबारा आने के लिए उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया, और इस वीडियो बयान के अंदर वो मक्खन लगाया उन्होंने इमरान खान साहब को कि तौबा तौबा। आप अगर वो 3 मिनट का मेरे ख्याल से है वो वीडियो क्लिप, अगर आप सुनेंगे तो आप खुद भी अश कर उठेंगे कि उन्होंने वो खूबी इमरान खान साहब के अंदर बयान कर दिया जो अगर इमरान खान को खुद पता चल जाए कि अंदर मेरे अंदर ये वाली खूबियाँ हैं तो शायद वो बेहोश हो जाए। लेकिन उन्होंने हर एक चीज़ का क्रेडिट दिया, बल्कि दौरे हाजिर का मसीहा करार दे दिया इमरान खान को। इमरान खान के हर एक कदम की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा जनाब ये जो नैब कानून के अंदर तब्दीलियाँ हैं ये चैलेंज किया है इमरान खान ने। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर हकीकी एहतसाब की राह हमवार करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस वो मौजूद रहें। इसी के साथ साथ उन्होंने मुनहरफ अरकान के हवाले से इमरान खान के स्टैंस को बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया और कहा कि ये स्टैंस पाकिस्तान के अंदर कोई और ले ही नहीं सकता। दूसरी जमातों से भी लोग मुनहरफ होके जाते हैं, लेकिन मजाल है कि किसी भी जमात के मुंह से एक लफ्ज़ निकल आए, ये इमरान खान है जो अब डट के खड़ा है। इसी तरीके से गैर मुल्की साजिश, उन्होंने कहा जनाब ये कोई और वज़ीर आज़म होता, कोई और पॉलिटिशियन होता, वो अमेरिका के हवाले से ज़रा सी चूँ ना कर सकता, बात ना कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है जो जिस बात पे खड़ा है वो उस बात पे खड़ा है। और उसके साथ साथ उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, और वो जो मौलाना साहब ने ये जो बात की थी ना कि इमरान खान को घर भेजने की साजिश मैंने की है, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ये मौलाना साहब को खुद ख्याल करना चाहिए कि वो किस किस्म का भोंडा मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। और उनका ये भी कहना था कि 17 जुलाई को लोटे शिकस्त खाएंगे और इमरान खान की जमात दोबारा इक़्तिदार में ना सिर्फ आएगी बल्कि पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दोनों की हुकूमतों को ख़त्म किया जाएगा। और जुलाई जो है ये मौजूदा हुकूमत से, इम्पोर्टेड हुकूमत से बकौल उनके निजात का महीना होगा। अब ये निजात का महीना कैसे होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर निजात इस सूरत में मिल सकती है यकीनी तौर पर कि इलेक्शन हों और उन इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12-15 सीटें जीत जाए, और अगर इससे कम सीटें जीतेगी तो फिर निजात नहीं मिलेगी, फिर तो बहुत ज़्यादा क्लोज मार्जिन रह जाएगा पंजाब असम्बली में और वहाँ पर वो एनी बॉडीज़ गेम हो जाएगी और फिर उसके लिए जो ये सारे ख्वाब हैं वो चिकनाचूर हो जाएंगे। हाँ, अगर PTI 15 सीटें जीत जाती है और उसके बाद फिर वो पंजाब के अंदर हमजा शहबाज साहब यकीनी तौर पर उसके बाद फिर घर जाएंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और ये वजह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदगी के साथ ले रही है कैंपेन को। उससे पहले उन्होंने संजीदगी के साथ ज़िमनी इलेक्शंस को नहीं लिया था, बल्कि इमरान खान साहब कुछ और चीज़ें सोच रहे थे। वो ये थ्रो करना चाह रहे थे इलेक्शंस, और इस इलेक्शन को थ्रो करके अपने लिए पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की और अपने लिए एक नया पॉलिटिकल बयानिया तश्कील देने की वो कोशिश कर रहे थे। अब वो कोशिश भी उनकी ज़रा थोड़ी सी उसके अंदर भी आया फ़र्क आया है, क्योंकि ख़ुद उनकी जमात कह रही है कि भाई हमने जो सर्वे देखे हैं उस सर्वे के अंदर आप जीत रहे हैं, हम 20 की 20 सीटें निकालेंगे, आपने ज़रा सा परेशान नहीं होना। और इस वजह से इमरान खान साहब खुद फ्रंट पे आ गए हैं और आके उन्होंने जो लाहौर का जो तूफ़ानी दौरा किया वो उसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन इस सारे चक्कर के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो मुझे लग रहा है कि अब वो रुकावट बनने जा रहा है। रुकावट इस वजह से बनने जा रहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला था वो कर लिया गया महफूज, और इलेक्शन कमीशन के कवायद हैं जिसके तहत उन्होंने इस फैसले महफूज फैसले को 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इसका ऐलान करना है। और उसके लिए जो टाइम आ रहा है प्रोबेबली वो 3rd वीक ऑफ जुलाई बनता है, जहाँ पर इस केस का फैसला आना है। और उस केस का जो फैसला है वो मुमकिन तौर पर जो बज़ाहिर एविडेंसेस और जो समातें हुई हैं वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो लीगल ओपिनियंस रखते हैं, जो अपनी राय रखते हैं इस किस्म के मामलात में, उनका ये कहना है कि भाई यहाँ से बचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। और अगर मिनिमम भी सज़ा हो गई तो वो तमाम फंड्स जो PTI के अकाउंट्स में आए थे वो उनको जमा कराने पड़ेंगे सरकार के ख़जाने में। और अब वो चूँकि PTI खर्च कर चुकी है, अब इस वक्त कोई ATM भी नहीं है, तो बड़ा मसला है। और उसके साथ साथ फंड जब्त होने पर जो उसका बर्डन आएगा वो आएगा पार्टी चेयरमैन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर ये बताया गया है कि जनाब यहाँ से जो फंड्स थे वो बराह रास्त गए थे चेयरमैन को, और कुछ रसीदें ऐसी हैं जिसके अंदर ये बताया गया कि ये पैसे डायरेक्ट ही चेयरमैन ने वसूल किए थे, और चेयरमैन ने वसूल करके ये पैसे कवायद के मुताबिक उनको पार्टी अकाउंट में डिपॉजिट कराने चाहिए थे, वो उन्होंने पार्टी अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कराए। लिहाजा अगर
कम से कम मिनिमम भी खतरा आएगा तो वो फंड जब्त होना और इमरान खान साहब की सदाकत और अमानत पर आएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वायलेशन साबित हो जाती है तो फिर उसके बाद बतौर जमात एक रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन तजवीज़ करेगा फेडरल गवर्नमेंट को कि जनाब वो एक रेफरेंस बनाए हमारी इस रिपोर्ट के ऊपर, और जो PTI है इसको तहलील करने के लिए रेफरेंस भेजे सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस का जायजा लेकर फैसला देगी कि क्या PTI बतौर जमात वर्किंग कर सकती है या उसको तहलील कर दिया जाए। यानी ये एक मुमकिन फैसला हो सकते हैं, ये दो ऑप्शन जो मैंने आपके खिदमत में पेश किए। अब इस फैसले तक पहुंचने के लिए जो फाइल है केस की और ख़ास तौर पर स्क्रूटनी कमेटी की जो 8 वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं और अच्छा खासा लंबा चौड़ा काम है, और उसके लिए जो रिपोर्ट्स आई थी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की वो भी उस फाइल के अंदर मौजूद है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ चूंकि 2 और मेंबर्स भी थे जिन्होंने इस केस की सुनवाई की है, अब ये पूरा इलेक्शन कमीशन बैठेगा। प्रोसीजर ये है कि चीफ साहब भी बैठेंगे और उनके साथ जो मेंबर्स हैं वो भी बैठेंगे, और ये जो फाइल है इस फाइल का वो मुतालिया शुरू करेंगे और अपनी अपनी फाइंडिंग्स तलाश करेंगे, देखेंगे इरेगुलरिटी हुई है तो कहाँ हुई है, कैसे हुई है, और इस इरेगुलरिटी की क्या सज़ा हो सकती है। और अब अगर मुमकिन तौर पर इस अमल का आगाज़ कर दिया जाएगा, यकीनी तौर पर वो तो होना ही है, तो कम से कम 10-15 दिन इसके ऊपर लगेंगे और सेफली ये फ़ैसला तकरीबन उसी वक्त आने की उम्मीद है जब ये जो ज़िमनी इलेक्शंस का मामला जो है ये ज़रा अरूज पर होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और उसी वक्त इस किस्म का कोई फ़ैसला आने के बारे में कुछ जो है बिनबनाहट आ रही है कि उसी वक्त ये फ़ैसला आएगा। अब अगर ये फ़ैसला उस वक्त आ जाता है तो फिर यकीनी तौर पर PTI के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द है, बहुत बड़ी सरदर्द है, क्योंकि उसके बाद वो तो पहले ही ये कहना शुरू हो गया कि जनाब तुसी सोच लो साढ़े नाल किन्नी भैड़ी हो सकती है, तुम सोच लो। अब वो तो एक राय अम्मा इस हवाले से डेवलप करना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई हमारे साथ तो पैड़ी होके रहनी है, लिहाजा आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं और आपने इस चीज़ को बाय नहीं करना किसी भी तौर पर। और इमरान खान साहब तो खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन बाइस्ड भी है, और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी मुकम्मल तौर पर टांका फिट है और इन्होंने बिल्कुल जो है हमें किसी भी तौर पर स्पेयर नहीं करना। लिहाजा ये एक प्रीएम्प्टिव नैरेटिव है जो अभी से बल्कि अब से पहले से ही PTI ने तैयार करना शुरू कर दिया, जब उनको पता था कि जनाब अब हमारे खिलाफ इस किस्म की चीज़ आनी है। लेकिन जो फैसला है वो तो आएगा और फैसले के नताइज भी यकीनी तौर पर भुगतना पड़ेंगे, और उसके लिए फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि जनाब ये मामला हमसे अब संभलने वाला नहीं है, और अब चूँकि उनसे संभलने वाला नहीं है लिहाजा ये जो आने वाले दिन हैं 1 जुलाई से 17 जुलाई तक ये पाकिस्तान में तब्दीलियों के लिए नुक्ता आगाज़ समझे जा सकते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 17 जुलाई का जो फैसला है वो इस बात का तयन करेगा, ज़िमनी इलेक्शंस का या इलेक्शन कमीशन का, ये इस बात का तयन करेगा कि कौन रहेगा इस कारज़ार सियासत में और कौन इससे आउट होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।